गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको पता है जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से और निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हुए आपको बताऊँ। सो हम यहाँ पे अर्ली एंटीसीडेंट्स का जिक्र करते हैं कि जो हम यहाँ पे बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास टेस्टिंग है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, उसका ओरिजिन क्या था और वो किस तरह जो है वो हमारे पास आई कि हम टेस्ट भी सोच सकते हैं किसने ये पहली बार कहा था। सो फाउंडेशन के अंदर हमने जो है ना वो सबसे पहले जो है चाइना का जिक्र करना है। चाइना हर जगह में हमसे आगे रहा है। आप ये देखें, चाइना ने 4000 ईयर्स अगो जो है वहाँ से ही उन्होंने ऑरल टेस्ट या ऑरल एग्जामिनेशन आप कह सकते हैं, उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। और ये इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने रिक्रूटमेंट करनी थी अपनी सिविल सर्विस जो है वो ऑफिसर्स को रिक्रूटमेंट करने के लिए वो क्या करते थे, ऑरल एग्जामिनेशन देते थे चाइना 4000 ईयर्स अगो। इसके बाद जो है ना आपने हिंस डायनेस्टी का बात करनी है। इसके अंदर आपने ये बात करनी है कि यहाँ पे टेस्ट बैटरीज बनी थी। अब टेस्ट बैटरीज शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है और फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर भी आ सकता है। सो टेस्ट बैटरीज का क्या मतलब होता है, जहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा टेस्ट एक साथ इस्तेमाल करते हैं। टू और मोर टेस्ट यूज्ड इन कंजक्शन, इसको हम टेस्ट बैटरीज कहते हैं। अब इसके बाद जो है ना ये टेस्ट बैटरीज क्यों बनी थी और किस लिए इस्तेमाल होती थी, इनका मेन मकसद होता था सिविल लॉ के टॉपिक्स को डिस्कस करना। ठीक है, फिर हमारे पास मिलिट्री अफेयर्स आ जाते हैं। मिलिट्री अफेयर्स के बाद एग्रीकल्चर आ जाता है, रेवेन्यू आ जाता है। रेवेन्यू के बाद जो है वो हमारे पास ज्योग्राफी आ जाता है। सो इसका सारा मकसद ये था टेस्ट बैटरीज का कि वो किन डाइवर्स टॉपिक को डिस्कस करें, सिविल लॉ, मिलिट्री अफेयर्स, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू और ज्योग्राफी को। और ये जो है हम देखते हैं कि जो मिंग डायनेस्टी है, मिंग डायनेस्टी में ने क्या किया कि उसने जो है वो हमारे पास जो इस डेवलपमेंट को है इसने और ज़्यादा इस टेस्ट को डेवलप किया। टेस्ट हैड बिकम क्वाइट वेल डेवलप बाय मिंग डायनेस्टी। ठीक है, इसने जो है ना इन टेस्ट को डेवलप किया है, लाइक मोर डेवलपमेंट की तरफ लेके गई है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि चाइना के बाद जो है ये टेस्ट का सारा मेथड ब्रिटिश में आया। ब्रिटिश के बाद जो है ये फ्रांस में गया। फ्रांस के बाद जर्मनी में गया। जर्मनी के बाद वर्ल्ड वाइड चाइना का ये मेथड लोगों ने अडॉप्ट किया है। इसके साथ हमारा अर्ली एंटीसीडेंट्स का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हमारा आता है चार्ल्स डार्विन एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, अब चार्ल्स डार्विन हमने बायो में भी पढ़ा हुआ है कि चार्ल्स डार्विन के क्या वर्क थे, उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात की थी। अब हमने इसको बाय डेट्स याद करना है। सो हम देखते हैं चार्ल्स डार्विन में CHAL और D लिख रही हैं, आप समझ रहे हैं कि चार्ल्स डार्विन है। उन्होंने अपनी बुक 1859 में दो चीज़ों पे बात की थी जो उन्होंने बुक पब्लिश की। उन्होंने पहले ये कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, और दूसरी उन्होंने बात की थी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। इनके ही वर्क को आगे परस्यू किया था हमारे पास, और रिलेट भी किया था, आप रिलेट भी लिख लें, सर फ्रांसिस गैल्टन ने। सर फ्रांसिस गैल्टन ने भी अपनी बुक 10 साल बाद 1869 में जो है वो बात की थी कि लोगों के पास एक ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको फिट बनाते हैं। सो पीपल पोजेसेस करेक्टरिस्टिक्स दैट मेड देम मोर फिट। करेक्टरिस्टिक्स दैट मेड देम मोर फिट। इसके अंदर उन्होंने रिएक्शन टाइम की बात की थी। इसके साथ जो है उन्होंने विजुअल एक्यूविटी की बात की थी। एक्यूविटी क्या है, शार्पनेस जो है वो विजन के अंदर, कि वो लोग जो है ना उनका नज़रिया और जो उनकी नज़र से रिलेटेड चीज़ें थी ना वो बहुत ज़्यादा, अगर उनकी नज़र ठीक है तो वो ज़्यादा देर तक जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। सो विजुअल एक्यूविटी की बात की थी और फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात की थी। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ, ये चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की थी। इनके वर्क
को आगे परस्यू किया था, क्योंकि वो रिलेट कर रहे थे। और वो कौन थे? सर फ्रांसिस गैल्टन थे। उन्होंने 1869 में उन्होंने ये अपनी बुक लिखी, जिसके उन्होंने ये कहा था कि जो लोग हैं उनके पास ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको मोर फिट बनाते हैं। उन्होंने अपनी बुक के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, जो कि रिएक्शन टाइम, विजुअल एक्टिविटी है और फिजिकल स्ट्रेंथ है। अब इन्होंने जो अगर हम ये सारा देखें तो इन्होंने क्या किया है? ह्यूमन डिफरेंस पे फोकस किया। ये सारी चीज़ें यही है ना कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को जो है वो डिफ़र करता है, ये सारी डिफरेंस पे फोकस किया। तो इनका मेन मकसद क्या था कि ह्यूमन डिफरेंस पे इनका मेन फोकस था। अब इनके वर्क को आगे परस्यू किया है यूएस साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था जेम्स मैकीन केटल। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाऊँ। सो हमने अभी देखा है कि जो जेम्स मैकीन केटल है, उन्होंने जो यूएस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या किसके काम को आगे किया है? सर फ्रांसिस गैल्टन के काम को आगे किया, जेम मैकीन केटल ने। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनका क्या काम था। इन्होंने जो है ना फर्स्ट टाइम कॉइन द टर्म मेंटल टेस्ट। इन्होंने ये फर्स्ट टाइम मेंटल टेस्ट की जो टर्म है वो कॉइन किया था, और इन्होंने ही मॉडर्न टेस्ट को डेवलप किया था। मॉडर्न टेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैं आपको ये दोबारा एक बार बता देती हूँ। सो हमारे पास चार्ल्स डार्विन और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमने अर्ली एंटीसीडेंट्स डिस्कस किया हिस्ट्री के अंदर, पहला पॉइंट। दूसरा चार्ल्स डार्विन और इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमने कहा 1859 में इन्होंने अपनी बुक दी है सर्वाइवल ऑफ जिसमें इन्होंने बात की सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। इनके वर्क को बहुत ज़्यादा एडमायर किए, परस्यू किया और रिलेट कर पा रहे थे सर फ्रांसिस गैल्टन। उन्होंने 1869 10 साल बाद जो है वो अपनी बुक लिखी जिसमें जो है उन्होंने ये कहा है कि ह्यूमंस के पास एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको डिफ़र करते हैं, और उन करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही जो है लोग जो है इंडिविजुअल्स जो है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाते हैं। उन्होंने जो उन करेक्टरिस्टिक्स की बात की वो रिएक्शन टाइम, विजुअल एक्टिविटी है, और फिर हमारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ आ जाती है। फिर उन्होंने बात की है कि ह्यूमन डिफरेंसेस पे सर फ्रांसिस गैल्टन का मेन फोकस था। इसके बाद यूएस हमारे पास साइकोलॉजिस्ट जॉन जेम्स मैकीन केटल आते हैं। उन्होंने क्या बात की? उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो मेंटल जो टेस्ट है उसकी टर्म को कॉइन आउट किया था, और उसका जो है मेन मकसद ये था कि और इन्हीं की मेंटल टेस्ट की बेसिस पे ही आगे जो है वो मॉडर्न टेस्ट की डेवलपमेंट हुई है। सो हमारे पास जो जेम्स मैकीन केटल है, ये बहुत ही ज़्यादा यूएस के जो साइकोलॉजिस्ट थे, इनका बहुत ज़्यादा मेजर रोल है मॉडर्न टेस्ट की डेवलपमेंट के लिए। ओके, अभी तक हमने जो है वो सारी चीज़ें इंडिविजुअल डिफरेंसेस और जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के काम को जो है वो डिस्कस किया। अब थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और साइकोफिजिकल मेजरमेंट आ जाता है। अब ये जो है ये सेकंड मेजर फाउंडेशन ऑफ टेस्टिंग का आपने ये याद रखना है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम क्या चीज़ स्टडी करते थे। हमने जो है वो अनकवर किया है मिस्ट्रीज़ ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ये बात याद रखना है, अनकवर द मिस्ट्रीज़ ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसके अंदर जो मेन फोकस था उसका यहाँ पे था कि जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है वो कॉन्शियसनेस पे डील करती थी। इसके बाद जो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो है पहले साइकोलॉजिकल, ऐसा तो नहीं ना जाके डायरेक्टली साइकोलॉजिकल थेरीज डेवलप हुई। पहले हमारे पास कौन सी थेरी यूज़ होती थी? मैथमेटिकल थेरीज यूज़ होती थी। ठीक है, आपने ये बात याद रखना है, एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल थेरी से पहले हमारे पास मैथमेटिकल थेरीज यूज़ होती थी। इसके बाद जो है हम साइकोफिजिस्ट को नेम आउट करते हैं, फिर मैं आपको इनके काम बताती हूँ। हमारे पास सबसे पहले हर्बर्ट आ जाता है, फिर सेकंड वाले जो है वो वेबर आ जाते हैं, थर्ड वाले फेचनर आ जाते हैं, और लास्ट पे वुंड आ जाते हैं। अब अगर हम हर्बर्ट के काम को डिस्कस करें तो इन्होंने हमें इन्फ्लुएंस था इनका जो है वो एजुकेशनल थेरीज पे, ठीक है। इन्होंने एजुकेशनल फील्ड पे इन्फ्लुएंस किया बाय फॉर्मिंग द एजुकेशनल थेरीज। अब इनके काम को आगे परस्यू किया था वेबर ने। वेबर का क्या था कि वेबर जो है वो ये कहते थे कि हमने जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल थ्रेशहोल्ड, इन्होंने फर्स्ट टाइम बात की एग्जिस्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल थ्रेशहोल्ड। अब थ्रेशहोल्ड क्या है? थ्रेशहोल्ड एक मिनिमम स्टिमुलस है जो कि सेंसरी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, मैं ये लिख के बता देती हूँ कि थ्रेशहोल्ड, साइकोलॉजिकल थ्रेशहोल्ड पे इनका फोकस था। साइकोलॉजिकल थ्रेशहोल्ड का ये मिनिमम एक स्टिमुलस है
जो कि नेसेसरी है टू एक्टिवेट आ सेंसरी सिस्टम। सो उन्होंने इस पे बात की कि जो हमारे पास इमोशनल थेरीज, हर्बर्ट ने बात की, ठीक है। वेबर ने क्या कहा? वेबर ने कहा है कि जो हमारे पास, हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड पे। साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड की डेफिनेशन ये मिनिमम स्टिमुलस है नेसेसरी टू एक्टिवेट अ सेंसरी सिस्टम। इसके बाद इनके काम को आगे परस्यू किया फेचनर ने। अब फेचनर क्या थे? इन्होंने लॉ को डिवाइस किया, डिवाइस लॉ, जो कि क्या कहता है? स्ट्रेंथ ऑफ सेंसेशन grows as the logarithm of the stimulus intensity। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बात करें कि फेचनर ने जो है वो लॉ को डिवाइस किया था। उन्होंने ये कहा था, इन्होंने जो है ना वो सेंसेशन प्लस मैथमेटिकल जो है थेरीज उसको यूज़ करके ये लॉ उन्होंने डिवाइस किया। उन्होंने ये कहा कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो सेंसेशन की बढ़ती है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी स्टिमुलेशन के साथ साथ। अब विल्हेम वुंट ने जो है वो यहाँ पे इन्होंने हमारे पास जो है वो पहली लेबॉरेटरी बनाई थी। ये आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लेपिजिक में पहली लेबॉरेटरी इन्होंने ही बनाई थी। इनका पूरा नाम था विल्हेल्म वुंट। ठीक है। अब ये चार हमने जो थे, ये साइकोफिजिस्ट आप कह लें, और जो है वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ये पूरा हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा पॉइंट, द एवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट। ये आप लिख लीजिएगा, स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि इंटेलिजेंस के अंदर किस तरह एवोल्यूशन हुई है और हमारे पास स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट किस तरह आए हैं। अब यहाँ पे जो है हम हमारा मेन फोकस है बिने साइमन स्केल पे। ठीक है। ये हमारा मेन फोकस है। इसके हम डिफरेंट वर्जन्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वर्जन्स पहले आए हैं और किस किस वर्जन का क्या मतलब था। अब इसका फर्स्ट वर्जन जो है वो बिने साइमन टेस्ट का डेवलप हुआ है, एस में लिख लूँगी, ठीक है, 1905 में। इसके अंदर क्या हुआ था, ये पब्लिश्ड हुआ है, आप ये लिख लें कि ये पब्लिश्ड कब हुआ है, 1905 में। इसके अंदर उन्होंने 30 आइटम्स रखी थी ऑफ इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी। 30 आइटम्स रखी थी ऑफ इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस टेस्ट का? इस टेस्ट का ये ऑब्जेक्टिव था कि हम आइडेंटिफाई करें इंटेलेक्चुअलिटी सब नॉर्मल इंडिविजुअल्स को। क्या करें? आइडेंटिफाई इंटेलेक्चुअली सब नॉर्मल इंडिविजुअल्स को। ठीक है। अब मैं आपको ये दोबारा बता देती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनना है क्योंकि इसके आगे भी एप्लीकेशन हमारे पास आएंगे। जो एवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट है, ये क्या है कि बिने साइमन स्केल हमने यहाँ पे देखना है। इसका फर्स्ट वर्जन जो है वो 1905 में पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर 30 आइटम्स थी। कितनी आइटम थी? सिर्फ 30 आइटम्स थी, जो इस तरह इंक्रीज़ हुई हुई थी कि वो इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी थी। लाइक पहली आइटम आसान थी, फिर मुश्किल, फिर मुश्किल, फिर मुश्किल, फिर सबसे मुश्किल, इस तरह करके इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी से अरेंज हुई हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने जो है वो इंटेलेक्चुअली सब नॉर्मल इंडिविजुअल्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। इंटेलेक्चुअली सब नॉर्मल इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना इसका मेन मकसद था, उनकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स को आइडेंटिफाई करना। फिर 1905 में ही ऑगमेंटेड हुआ। ये ऑगमेंटेड होता है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ साइज। ठीक है। सैम्पल के साइज़ को इंक्रीज़ करना। ऑगमेंटेड बाय कंपैरिजन और स्टैंडर्डाइजेशन सैम्पल।
ठीक है। अब आपको स्टैंडर्डाइजेशन सैम्पल की भी मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या हुआ। ऑगमेंटेड का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, अपने सैम्पल के साइज़ को इंक्रीज़ करना है टू गेट बेटर रिजल्ट। चलिए मैं बाद में आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन सैम्पल की, इसके अंदर क्या है, हमारे पास 50 चिल्ड्रंस हो गए थे। लाइक ये एग्जाम्पल में उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम आइटम्स लिख देते हैं। पहले हमारे पास कितनी आइटम थी, 30 आइटम्स थी। ऑगमेंटेड जब हमने इंक्रीज़ किया नंबर ऑफ़ सैम्पल को, तो हमने कितनी आइटम्स कर दी, 50 आइटम्स कर दी। 50 आइटम्स को करने के बाद हमने क्या किया, क्योंकि हम ये स्टैंडर्डाइज करें तो हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस रखी और साथ ही साथ नॉर्म्स डेवलप किए। अब यहाँ पे नॉर्म्स डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ, फिर इसकी लिमिटेशन भी बताती हूँ और फिर स्टैंडर्डाइजेशन सैम्पल की डेफिनेशन भी बताती हूँ। अब 1905 में हमने पब्लिश करने के बाद कहा कि हमें जो है ना इसको और वास्ट करना है, इस टेस्ट को, बिने-साइमन स्केल टेस्ट को। सो हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है उन्होंने ऑगमेंटेड किया बाय स्टैंडर्डाइजेशन सैम्पल। उन्होंने सैम्पल को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की। स्टैंडर्डाइजेशन सैम्पल की डेफिनेशन होती है, इंक्रीज द नंबर ऑफ सैम्पल आइटम्स इन ऑर्डर टू मेक द टेस्ट स्टैंडर्डाइज। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करनी है, मैं दोबारा आपको डिटेक्ट करवा देती हूँ, आप लिख लें। इंक्रीज द नंबर ऑफ सैम्पल आइटम्स इन ऑर्डर टू मेक द टेस्ट स्टैंडर्डाइज। हमने ये करने की कोशिश की 1905 में। उसके लिए हमने क्या किया, पहले हमारे पास 30 आइटम्स थी, हमने अब 50 आइटम्स कर दिए और हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस रख दी और साथ में नॉर्म्स भी डेवलप कर दिए। अब नॉर्म्स डेवलप करना क्या होता है कि हमने रूल्स बनाए हैं कि ये जो है वो रूल्स फॉर मार्किंग, रूल्स फॉर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हमने पूरा एक टेस्ट को बताया कि हम इस तरह ये इस टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, इसी तरह ये टेस्ट कंडक्ट होना चाहिए, तभी ये सही रिजल्ट देगा। और आपने याद रखना, बिने-साइमन टेस्ट जो है ये इंडिविजुअल टेस्ट है। इंडिविजुअल टेस्टिंग के एग्जाम्पल में हम जो है हम बिने-साइमन टेस्ट को लिखेंगे। अब नॉर्म्स जो है वो उन्होंने इस तरह डेवलप किया और हम यहाँ पे जो है वो लिमिटेशन की बात करते हैं, फिर आपको एग्जांपल में समझाती हूँ कि लिमिटेशन क्या थी और वो क्यों हुई थी। लिमिटेशन इस टेस्ट के अंदर क्या थी कि यहाँ पे इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू कंपेयर एन इंडिविजुअल विद अ ग्रुप दैट डज नॉट हैव द सेम करेक्टरिस्टिक्स, कि हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते थे उन इंडिविजुअल के पास जिनके पास ये करेक्टरिस्टिक्स जो टेस्ट के अंदर है वो नहीं थी। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स जिनके पास नहीं थी, ये उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं था। फॉर एग्जांपल, अगर ये मैंने ये जो है ये स्टैंडर्ड जो बिने-साइमन स्केल टेस्ट है वो डेवलप किया है उन रिच लोगों के लिए। ठीक है, अब रिच लोगों के लिए मैंने डेवलप किया और वाइट जो है वो वुमेंस के लिए फॉर एग्जांपल डेवलप किया। अब मैं इस टेस्ट को एप्लीकेबल नहीं कर सकती पुअर या जो ब्लैक वुमेन्स हैं उन पे मैं एप्लीकेबल नहीं कर सकती, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। सो ये उन्होंने एग्जांपल में इसको बताया हुआ है और इसी तरह का वो टेस्ट के अंदर है कि ये जो है 1905 का जो टेस्ट था ये रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल नहीं थे इसके अंदर जो है हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल की। अब रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ये होता है जिसके अंदर जो है दैट कंप्राइजेस इंडिविजुअल सिमिलर टू दोज फॉर वूम द टेस्ट इज़ टू बी यूज्ड। सो ये रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल थे कि यार ये सैम्पल को रिप्रेजेंट करा है, एक फर्दर जो है वो स्पेसिफिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करा है, जैसे रिच ग्रुप को रिप्रेजेंट करा है जबकि पुअर ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करा, यही इसकी लिमिटेशन थी। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि वो लिमिटेशन आ गई थी तो 1908 में, पहले हमने 1905 की बात की, इसमें ही पब्लिश हुआ और इसी में ही हमने ऑगमेंटेड किया, इसकी लिमिटेशन भी आ गई थी। अब 1908 में हमने इस टेस्ट को रिवाइज़ किया है और जो है रिवीजन में क्या किया हमने, जो नंबर ऑफ़ आइटम्स थी, पहले हमारे पास 30 थी, फिर हमने उसको 50 की, अब हमने ट्वाइस कर दिया आइटम्स को। ट्वाइस मतलब 100 आइटम्स कर दिए। आइटम्स को ट्वाइस करने के बाद जो है जो इसका मेन मकसद था, उन्होंने इस चीज़ को इंक्लूड किया मेंटल एज प्लस क्रोनोलॉजिकल एज। अब क्रोनोलॉजिकल एज को आप बायोलॉजिकल एज भी कहते हैं। एक मेंटल एज वो जो आपके दिमाग की उम्र है और एक क्रोनोलॉजिकल एज वो जो आपकी असली उम्र है, आपकी बॉडी की उम्र है। सो यहाँ पे इन्होंने इन चीज़ों को डिफ़ाइन किया था 1908 के जो टेस्ट में जब इन्होंने रिवाइज़ किया। सो ये इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है। अब जो है वो 1911 में इसको दोबारा रिवाइज़ किया गया। इसका रिवाइज़ करने का मकसद ये था कि हमने यहाँ पे आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे यहाँ पे सिर्फ एज वगैरह की बात की, यहाँ पे आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस को जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसके अंदर जो है वो ये आपको वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि IQ का फॉर्मूला क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय मेंटल एज
मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो है ये आईक्यू का हमारे पास फार्मूला होता है। ये फार्मूले के अंदर लगा के हम जो है वो आईक्यू एक इंसान का पता कर सकते हैं कि उसकी जो बायोलॉजिकल एज है, जो जिस उम्र का है वो डालेंगे, और जो मेंटल एज ये आफ्टर स्पेसिफिक टेस्ट के बाद हम ये मेंटल एज निकालते हैं, उसको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को डिवाइड करके 100 के साथ, तो हमारे पास जो है वो आईक्यू पता चल जाएगा कि आईक्यू क्या है। इसके बाद जो है वो 1916 का पीरियड आपने ज़रूर याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट पीरियड है। 1960 के अंदर क्या हुआ, ये टेस्ट दोबारा रिवाइज हुआ। ठीक है, दोबारा रिवाइज, आप कह रहे होंगे रिवाइज से होता जा रहा है 1 2 3 और ये 4 वर्जन, चौथा वर्जन है इसका। ठीक है ना। अब इस टेस्ट के अंदर क्या हुआ है कि जो ये टेस्ट जो है वो टर्मन ने, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का था, उसने क्या किया है, उसने इस टेस्ट को दोबारा रिवाइज़ किया। उसने ये रिवाइज़ क्यों किया था कि उसने ये यूज़ करना था यूएसए के अंदर। सो उसने कहा कि कुछ फैक्टर्स है वो हमारे यूएसए के ऊपर पूरे तरीके से फुलफिल नहीं हो रहे, तो इसलिए मैंने ये टेस्ट को रिवाइज़ किया। और ये टेस्ट को रिवाइज़ करके इसने इतना अच्छा काम किया था, और इसके टेस्ट का नाम जो इसके रिवीजन के टेस्ट को, उसको कहते हैं स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने आइटम को, यहाँ पे हमने ट्वाइस की थी, 100 की थी, इसने आइटम को 1000 पे शिफ्ट कर दिया। 1000 आइटम्स इसने इंक्लूड किया, और इसकी जो है ना ये इसकी जो टेस्ट है इसकी एक अलहदा ही रिस्पेक्ट है, और अमेरिका में आज तक ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट होता है, और जो है ये इम्पोर्टेंस अपनी अलहदा रखता है। 1960 में जो हमारे पास टर्मन था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, उसने जो है यूएसए के लिए ये टेस्ट दोबारा रिवाइज़ किया, जिसका उसने नाम ही बदल दिया स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको कहते हैं। इसके अंदर इसने 1000 आइटम्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब हम वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर लेते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो है ना, जब आपको पता है यूएसए जो है वो वर्ल्ड वॉर के अंदर शामिल हुआ था, तो उनको जो यूएसए आर्मी थी उनको मिलिट्री के लिए ना रिक्रूटमेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। सो उन्होंने किससे रिक्वेस्ट की, उन्होंने रॉबर्ट यर्क से रिक्वेस्ट की, जो कि प्रेसिडेंट था अमेरिकन साइकोलॉजिकल असेसमेंट का। सो उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप टेस्ट बनाएं, तो इसने रॉबर्ट यर्क्स ने 2 किस्म के टेस्ट बनाए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुन लें। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, और इसने बनाया आर्मी बीटा टेस्ट। अब आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए अब उनको जो है वो फिज़िकली फ़िट इंटेलिजेंट लोग चाहिए थे, तो उसके लिए जो है इन्होंने टेस्ट बनाया। किसने, रॉबर्ट यर्क्स ने। अब इन्होंने क्या टेस्ट बनाया कि आर्मी अल्फ़ा टेस्ट में उन्होंने रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स के अंदर जिन लोगों की मास्टरी है उनको इंक्लूड किया है। आर्मी बीटा टेस्ट में जो है इन्होंने मेजर किया है इंटेलिजेंस ऑफ इलिटरेट अडल्ट्स का। ये इन्होंने 2 टेस्ट बनाए थे, और इसके टेस्ट जो है आज तक यूज़ होते हैं। अब आप इस जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस एक बार देख लें। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, और जो हमारे पास 1960 का स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसकी एक अलहदा ही इम्पॉर्टेंस है, और उसने डोर ओपन किया और मोमेंटम टू द टेस्टिंग प्रोवाइड किया, कि उसने जो है वो टेस्टिंग के सब्जेक्ट के अंदर एक मोमेंटम, एक आग का काम किया, और वो जो है पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई। और ये जो टेस्ट हैं उस वक्त के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई होते थे। अब हम जो है आज की इस वीडियो का आखिरी टॉपिक डिस्कस करने लगेंगे। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई, लेकिन ये बनाना ज़रूरी है। सो और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक करना जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसको यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी है। सो अचीवमेंट टेस्ट हम टेस्टिंग में भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि हमारी एबिलिटी, एक्यूरेसी और जो है वो उसको मेजर करता है, स्पीड को मेजर करता है। अचीवमेंट टेस्ट जो है इमर्जेंस अचीवमेंट टेस्ट की हुई, स्टैनफोर्ड अचीवमेंट टेस्ट ही बनाया था अमेरिका ने। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि ये जो हमारे क्वेश्चंस थे ये ऐसे बेस्ड थे। ठीक है, और ये इंडिविजुअल टेस्ट और ये ऐसे बेस्ड थे ये सारे। ठीक है, टेस्ट। अब अगर हम बात करें तो ये वाला जो स्टैनफोर्ड अचीवमेंट टेस्ट ये एमसीक्यूज़ बेस्ड था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें थे। अब यहाँ पे इन्होंने क्यों किया कि ये जो है लेस एक्सपेंसिव है, अगर आप इसके फ़ायदे देख रहे हो तो ये लेस एक्सपेंसिव है। दूसरा पॉइंट है ये मोर एफिशिएंट है। तीसरा पॉइंट है ये ईजी टू कंडक्ट है। एमसीक्यूज़ ईजी होते हैं ना कंडक्ट करने के लिए।
सबसे बढ़कर ये पॉइंट है कि 90s 30s में इस पॉइंट की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था ये पॉइंट, और ऐसे टाइप से ज़्यादा ऊपर चले गया था। फिर अगर हम इसकी जो है वो डिसएडवांटेज या फिर ड्रॉबैक्स की बात नहीं, पहले एक दो और पॉइंट्स रह गए इसके अंदर फ़ायदे के अंदर, कि ये फेवरेटिज़्म को एलिमिनेट करता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो ऐसे टाइप में फेवरेटिज़्म कर लेते हैं, उनका एक माइंडसेट होता है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, ये जो है वो लैक ऑफ सब्जेक्टिविटी को शो करता है। लाइक आपने टिक और क्रॉस ही किया, आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक आंसर को टिक किया है, तो वो ये नहीं है कि आपने किस तरह का टिक किया, बस ये है कि आपने टिक किया है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आपने वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते तो वो सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव और फेवरेटिज्म टाइप आ जाता है। तो ये अचीवमेंट टेस्ट में जो स्टैंड फॉर अचीवमेंट टेस्ट है, इस चीज़ को एलिमिनेट किया था। अब अगर हम इस डिसएडवांटेज की बात करें तो ये है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसके अंदर कोई खास किस्म का स्टैंडर्ड नहीं बना था, ना ही किसी खास किस्म को नॉर्म बना था। इसी के साथ जो है 1930s के लास्ट पे, अब हर चीज़ का एक जब उरूज पे जाती है तो डाउनफॉल भी तो आता है। तो हमारे पास ये जो टेस्ट थे इनका डाउनफॉल आना शुरू हो गया, अचीवमेंट और ये सारे आर्मी वाले टेस्ट। सो अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होते हैं और इससे रिलेटेड। इसके अलावा जो है हम वेस्लर का एक बार काम देख लेते हैं, जो 1930s के जो लास्ट पे है वो वेस्लर थे। इनके इंटेलिजेंस टेस्ट जो थे वो काम करता थे। ये नहीं कि दूसरे यूज़ नहीं होते थे, दूसरे भी यूज़ होते थे, लेकिन ये नया टेस्ट आया था और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और हम इसकी पार्ट 2 वीडियो में पर्सनैलिटी टेस्ट के पूरा जो है वो इंसाइट जानेंगे। थैंक यू।